भारत और चीन एक लंबे समय से एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से पीछे करने के लिए कोशिश करते आ रहे हैं और एशिया में अपने वर्चस्व सुपरमेसी को लेकर उलझ रहे हैं। चाइना जो 20 सालों से कड़ी मेहनत करके अमेरिका के बाद इस समय इकोनॉमिकली दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, वहीं भारत एक नया उभरता हुआ देश बन के सामने आ रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि आने वाला युग ये दोनों एशियन कंट्रीज का होगा, पर आज के टाइम में भारत चाइना के बीच ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2030 में भारत चाइना के अगेंस्ट इकोनॉमिकली कितना पावरफुल होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और 1949 में चाइना में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है और फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, जिसे आज हम चाइना के नाम से भी जानते हैं। 1990 तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक बराबर थी, पर फिर उसके बाद पिछले 30 सालों में चाइना की ग्रोथ ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। चाइना इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक वाइज चाइना भारत से 4 से 5 गुना बड़ा देश है और इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना की पॉलिसीज। चाइना ने 1978 में ही समझ लिया था कि उसे ग्रो कैसे करना है। 1978 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डेंग जाओपिंग ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, मेक इन चाइना को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है। 1978 में चाइना की जीडीपी 150 बिलियन डॉलर की थी और अब 16 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। वहीं भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत 2014 से हुई थी। चाइना ने 1978 में इसकी शुरुआत की थी और भारत ने 2014 में। 36 साल का डिफरेंस है और 36 साल बहुत होता है किसी भी देश को इकोनॉमिक पावरफुल बनने के लिए। आज चीन भारत से लगभग हर फील्ड में आगे है और ये हमें मान लेना चाहिए क्योंकि ये सच्चाई है, पर इसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि भारत को अब अपना कॉम्पिटिटर मिल चुका है। चाइना के साथ कंपटीशन से हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होगी, बहुत से सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस में भारत की स्पेंडिंग बढ़ेगी और ये बिल्कुल सही समय है, सिचुएशन भी सही है। भारत सरकार और भारतीयों को मिलकर भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है। चाइना को हराने में टाइम लगेगा, पर इस कंपटीशन से आने वाले 8-10 साल में हम खुद इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि चाइना को हर फील्ड में आराम से टक्कर दे देंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये डेकेड भारत का होने वाला है। बताता हूँ कैसे। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको भारत की एंशिएंट और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है जो आपको स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं बताई गई है, तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से भारत की एशियन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार्स है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी भारत की हिस्ट्री के बारे में सुन सकते हैं। इसके अलावा कुकू एफएम ऐप में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 3 मेन सेक्टर जरूरी होते हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर से आप ज्यादा ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितना बड़ा आपका एरिया होगा आप उतना ही अनाज या कोई और एग्री प्रोडक्ट्स उगा सकेंगे और जितना उगाएंगे उतना ही सेल कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए देश एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर्स को बेसिक स्किल प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एरिया पे डिपेंड नहीं होता है। आप एक फैक्ट्री में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट को कई सालों तक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप जितनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर जितना प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल करेंगे, आपके एक्सपोर्ट उतने ही बढ़ेंगे और उससे आपके देश में लोगों की इनकम बढ़ेगी, साथ में देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तब तक देश की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है जब तक आपके देश में चीप लेबर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे जैसे लेबर की इनकम बढ़ने लगती है वैसे वैसे मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ने लगती है और फिर वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते हैं और फिर देश की ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे गिरने लगती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सर्विस सेक्टर काम आता है, जैसे कि लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स। इस सेक्टर में लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और उनके पास प्रोफेशनल स्किल होती है। लोग फिजिकली मेहनत के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं।
तो अब चाइना और भारत को सेक्टर वाइज कंपेयर करें तो चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे है, पर सर्विस सेक्टर में चाइना उतना अच्छा नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो भारत एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा है। सर्विस सेक्टर में तो भारत चीन से भी ज्यादा अच्छा है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत बहुत वीक है। तो देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है और PLI स्कीम अपना काम धीरे धीरे कर भी रही है। पर इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते भारत में आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, और वो वजह है डेमोग्राफिक फैक्टर। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लगभग 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। एक्चुअल में भारत में 50% जनसंख्या 25 साल से कम है और 65% जनसंख्या 35 साल से कम है। भारत की टोटल वर्कफोर्स 885 मिलियन पीपल की है और अगले 30 सालों में 273 मिलियन लोग और जुड़ेंगे। तो 2050 तक भारत की टोटल वर्कफोर्स 1.08 बिलियन पीपल की होगी। वहीं आने वाले समय में चाइना की वर्कफोर्स बूढ़ी होती जाएगी, जिससे उनकी ग्रोथ भी डाउन होने लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है और मैन्युफैक्चरिंग में यंग वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, जो चाइना में बूढ़ी होती जा रही है। साथ में चाइना में लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है और फर्टिलिटी रेट 1.5 से भी कम हो गई है। बच्चे हो नहीं रहे हैं, आबादी बूढ़ी हो रही है, तो इसका फायदा एक ही देश को ज्यादा मिलेगा और वो देश है भारत। भारत में भी चाइना के बराबर आबादी है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल यंग है। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में भारत के पास एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा चाइना ने भी उठाया था और जापान ने भी उठाया था। इस समय इंडिया की एवरेज एज 28 ईयर्स की है और चाइना की 38। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आबादी बढ़ने से क्या होगा, जब तक लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो देश ग्रो कैसे करेगा। तो देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अगर मैं ये कहूं कि आने वाले समय में भारत में जॉब्स बढ़ेंगी, तो मैकेंसी एंड कंपनी ने अपनी रिसर्च में बताया है कि 2030 तक क्रिएटिव जैसे कि आर्टिस्ट, डिजाइनर, एंटरटेनर्स में भारत की 58% की ग्रोथ होगी, चाइना की 85%। टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियर्स में इंडिया की 129% ग्रोथ होगी और चाइना की 50%। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि नेस्कॉम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत का IT सेक्टर $200 बिलियन रेवेन्यू मार्क को क्रॉस कर चुका है। पहले 100 बिलियन मार्क को हासिल करने में भारत को 30 साल लगे थे, वहीं नेक्स्ट 100 बिलियन रेवेन्यू को ऐड करने के लिए भारत को सिर्फ 10 साल लगे। इसके अलावा भारत का IT एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज्यादा हो चुका है और इस साल 2022 में अब तक भारत की IT फर्म्स ने 4.5 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए और अब भारत के IT इंडस्ट्री में 5 मिलियन लोग काम करते हैं और ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे भारत के IT सेक्टर का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगा, वैसे वैसे और न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। इसके अलावा टीचर्स की फील्ड में आने वाले 10 सालों में 208% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाइना में 119%। मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव में 75% की जंप देखने को मिलेगी, चाइना में 40%। बिल्डर्स में 117% की जंप देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहीं चाइना में 9%। केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि डॉक्टर, थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट में 242% की जंप देखने को मिलेगी, चाइना में 122%। प्रोफेशनल जैसे कि अकाउंट मैनेजर, इंजीनियर्स, लॉयर, जज, साइंटिस्ट में 46% की जंप देखने को मिलेगी, वहीं चाइना में 26%। ऑफिस सपोर्ट में 21%, चाइना में 14%। प्रिडिक्टेबल फिजिकल वर्क में 15% की जंप देखने को मिलेगी, चाइना में 4% गिरेगी, क्योंकि चाइना की वर्कफोर्स बूढ़ी हो रही है। कस्टमर इंटरेक्शन में 46% की जंप होगी, चाइना में 36%। वैसे ये कोई इंडियन गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स एंड मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट एनालिसिस का डाटा है। मैकेंसी एंड कंपनी अमेरिका की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है जो 1926 में बनी थी। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंसल्टेंसी फर्म में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का ग्राफ हर सेक्टर में ऊपर क्यों जा रहा है। तो देखो, भारत का ग्राफ इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि डेमोग्राफिक अब भारत के फेवर में होने वाली है। इस डेमोग्राफी का फायदा 40 साल पहले जापान ने भी उठाया था, 20 साल पहले चाइना ने भी उठाया था और अब भारत भी उठाएगा। इसके अलावा भारत में इंटरनेट यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें जियो का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग मुकेश अंबानी को ऊट पटांग कहते हैं, वो इन्हीं के लाए गए इंटरनेट रेवोल्यूशन के चलते ऊट पटांग बोल पाते हैं। अगर भारत में जियो नहीं आता तो आज दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में नहीं होता। आज जो हर कोई स्टार्टअप की बात कर रहा है, वो इसी सस्ते इंटरनेट के चलते मुमकिन हो पा रहा है। आज आपको अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। आज आप इंटरनेट की मदद से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक आराम से पहुंचा सकते हो। बिजनेस करना आज के समय बहुत आसान हो गया है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जितने ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट होता है, उतने ज्यादा स्टार्टअप ओपन होते हैं और उतना ही बड़ा मार्केट आपको अपनी चीजें सेल करने के लिए मिलता है। और इंटरनेट आपकी इनोवेशन में भी बहुत हेल्प करता है।
और देश की ग्रोथ के लिए इनोवेशन भी बहुत जरूरी होता है। और भारत में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इनोवेशन के मामले में। जैसे कि आप यूपीआई का एग्जांपल ले लो। 5 साल पहले किसे पता था कि भारत में एक ऐसा पेमेंट सिस्टम आएगा जो ग्लोबली सारे पेमेंट सिस्टम से बेहतर होगा। इसके अलावा भारत में हर साल स्टार्टअप के नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और स्टार्टअप सिर्फ नंबर दिखाने के लिए नहीं बढ़ रहे, यही स्टार्टअप आगे चल के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। पिछले साल भारत में 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे। इस साल के शुरुआत के 40 दिनों में भारत के 7 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। 9 फरवरी 2022 तक भारत की 88 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई हैं। इस साल भारत की 40 से 50 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेंगी। तो भारत में बिजनेस को लेकर इकोसिस्टम बहुत तेजी से बदल रहा है और ये स्टार्टअप जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ में देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन भी बहुत दे रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि देश तरक्की कर रहा है, सरकारी नौकरियां तो बढ़ ही नहीं रही हैं। तो देखो, जब देश डेवलप होने लगता है तो सरकारी नौकरियां अपने आप कम होने लगती हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ने लगता है और ये चीज सभी देशों के साथ हुई है। आप किसी भी डेवलप देश की केस स्टडी उठा लो, वहां पे भी सेम सिचुएशन रही है। तो देखो 2030 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और तब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और बहुत से सेक्टर में चाइना को आराम से टक्कर भी दे रहा होगा। पर असली कहानी तो 2030 के बाद शुरू होगी, जब चाइना की वर्कफोर्स बहुत तेजी से बूढ़ी होने लगेगी और 2050 तक भारत की वर्कफोर्स बढ़ती रहेगी। तो आने वाले 20-30 साल भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाले। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।